Good evening, students. So, this is our lecture number 38 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने फाइनली चैप्टर 5 की डिस्कशन को कंक्लूड किया था. चैप्टर 5 आपका किस मैटर से डील करता है? अरेस्ट से डील करता है. ठीक है, हमने इसको अपने लास्ट लेक्चर में कंक्लूड किया था. इट इज फ्रॉम सेक्शन 41 टू सेक्शन 60A. ठीक है, अरेस्ट के चैप्टर को पढ़ने का रीजनिंग क्या था, रैशनल क्या था इसके पीछे कि हम लोग पहले अरेस्ट के चैप्टर को कंक्लूड किए रादर देन सेक्शन 164 को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट 167 की तरफ मूव क्यों नहीं किए. इसका रैशनल ये था कि 167 को समझने के लिए आपको पहले चैप्टर 5 जो अरेस्ट का है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको 167 को समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए और आप उसको रिलेट कर पाएं. ठीक है, अब इससे पहले हम लोग सेक्शन 167 को चालू करें ऑफ सीआरपीसी, पहले हमें एक बार चैप्टर 12 विच डील्स विथ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, उससे पहले हमें चैप्टर 12 विच डील्स विथ इन्वेस्टिगेशन उसकी कहानी को एक बार फिर से रिकैप करना पड़ेगा, ताकि 167 का इंपॉर्टेंस क्या है, हम 167 की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझ में आए. अब आपको ये चीज याद होगा कि सेक्शन 154 के अंदर हम लोग एफआईआर रजिस्टर करते हैं फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. ठीक है, एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. ठीक है, अच्छा, एक मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा. मैंने लास्ट लेक्चर में ये चीज आपको पढ़ाया है कि वेदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी और नॉट. ठीक है, और अगर एफआईआर की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है तो ये किस लैंडमार्क जजमेंट में कहा गया था कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर बाय ए पुलिस ऑफिसर इज मैंडेटरी. ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में ये सब चीजें पढ़ाई हैं, तो मैं बस देख रहा हूं कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं. सो सेक्शन 154 के अंदर एफआईआर को रजिस्टर की जाती है फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहां पे डिफाइंड है? आपके सेक्शन 2C के अंदर. क्या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की प्रायर परमिशन चाहिए? नहीं. ठीक है, नो प्रायर परमिशन फॉर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेक्शन 155 पर. सेक्शन 155 किसके बारे में बात करता है? एनसीआर के बारे में, विच इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. ठीक है, जैसे सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है, वैसे सेक्शन 155 के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए एनसीआर रिपोर्ट को रजिस्टर किया जाता है. ठीक है, और ये जो एनसीआर रिपोर्ट होती है इसको एनसीआर बुक में एंटर किया जाता है. ठीक है, जिसका फॉर्म कौन प्रिस्क्राइब करता है बताइए? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, एंड सेम जो आपका एफआईआर रजिस्टर किया जाता है इसको एफआईआर बुक में रजिस्टर किया जाता है, एंड इसका फॉर्म कौन प्रिस्क्राइब करता है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, फिर सेक्शन 155 जो है आपका, वहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रजिस्ट्रेशन की जाती है, जिसे हम एनसीआर रिपोर्ट भी कहते हैं. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां पे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2L ऑफ सीआरपीसी. क्लियर आपको यहां तक? ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन का कौन सेक्शन है? इन्वेस्टिगेशन को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? इट इज अंडर सेक्शन 2H. बस मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूं ताकि आपको 167 को समझने में काफी आसानी हो. यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, 154 के अंदर एफआईआर, 155 के अंदर एनसीआर. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मैं यहां पर एक हेडिंग डाल देता हूं, इंट्रोडक्शन टू सेक्शन 167. ठीक है, सो सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक ऑफेंस, बेसिकली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ. किसी इंसान ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया. फिर वहां पर कोई विटनेस था या फिर विक्टिम था जिसके अगेंस्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया था. ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन और वहां पर उसने
FIR रजिस्टर करवाई। ठीक है, अब FIR रजिस्टर करने के बाद पुलिस ऑफिसर के पास अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन को पुलिस ऑफिसर को दी गई है, तो वेदर द पुलिस ऑफिसर नीड्स अ प्रायर परमिशन टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन? नो, वहां पर उनको किसी भी प्रकार की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही इंफॉर्मेशन उनको मिली है पुलिस ऑफिसर को, वो क्या करते हैं, एक अकरेंस रिपोर्ट भेज देते हैं मजिस्ट्रेट को। ठीक है, अकरेंस रिपोर्ट बेसिकली टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देते हैं, बस उनको बताने के लिए कि आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है जिसकी इंफॉर्मेशन हमने दर्ज कर ली है। ठीक है, अब यहां पर FIR रजिस्टर की गई सेक्शन 154 के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अरेस्ट हो सकता है। अगर आपको याद हो सेक्शन 2C की लैंग्वेज, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, कॉग्निजेबल ऑफेंस को कैसे डिफाइन किया गया था, ऐसे किया गया था ना, वेयर द पुलिस ऑफिसर नीड्स नो वारंट टू अरेस्ट अ पर्सन। ठीक है, जहां पर पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड सेक्शन 2L जहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया था, यहां पर क्या लिखा था, द पुलिस ऑफिसर कैन नॉट मेक एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ये एक बेसिक डिफरेंस दिया गया था अंडर द डेफिनेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अब जो आपका अरेस्ट है, इट इज मेड अंडर चैप्टर 5 ऑफ CRPC। ये किन किन के द्वारा किया जा सकता है, ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 41 एंड 42। ठीक है, उसके बाद किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा किया जा सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43, और बाय द मजिस्ट्रेट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44। ठीक है, प्लीज इन सेक्शंस को पढ़ते रहिएगा, इनका रिवीजन करते रहिएगा ताकि आपको याद रहें। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो प्लीज इनको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम FIR रजिस्टर हुआ सेक्शन 154 के अंदर, अरेस्ट किया गया। ठीक है, उसके सब्सिक्वेंटली उसके तुरंत बाद अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट करने के बाद क्या होता है, अरेस्ट करने के बाद क्या होता है, अच्छा इसके बाद की कहानी बताता हूँ। 154 की बाद की कहानी क्या होती है, पुलिस ऑफिसर की पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो कहां से डिराइव करते हैं फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, दे डिराइव इट फ्रॉम सेक्शन 156। ठीक है, अभी अरेस्ट पे हम लोग आगे जाएंगे, पहले ये FIR की कहानी को अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो जो पावर होती है पुलिस ऑफिसर की टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन फॉर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, दे डिराइव इट फ्रॉम सेक्शन 156। देन कम्स द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब आपको इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, उसकी क्या प्रोसीजर है, दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 157। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको 156 157 को लेके थोड़ी भी कंफ्यूजन है कि ये अचानक से कहाँ पे ये सेक्शन निकल के बाहर आ गया, तो प्लीज़ आप पिछले लेक्चर्स को रेफर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें दोबारा समझा नहीं सकता हूँ, मैंने बहुत ब्रीफली उनको कवर किया है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इन सेक्शंस को कवर किया है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन भी हो गया। अब प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आता है हमारा सेक्शन 160, which talks about the police officer's authority or power to require attendance of witnesses। क्या कहते हैं सेक्शन 160? इट सेज कि अगर पुलिस ऑफिसर चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो उनके पास ये पावर है। पावर क्या है उनके पास? आपको याद होगा मैंने जब 160 और 161 का डिस्कशन किया था तो वहां पर मैंने दो टर्म्स भी डिस्कस किए थे, विच इज अपीयर एंड सपोज। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर चैप्टर 12 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है बिकॉज उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर किया है। अब पुलिस ऑफिसर while is conducting the investigation under chapter 12, it appears to the police officer that such person is acquainted with the facts and circumstances of the case, तो वो सेक्शन 160 के अंदर उसके अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकते हैं, उसको समन कर सकते हैं, उसको पुलिस स्टेशन में बुला सकते हैं। ठीक है, अपीयर और सपोज में डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं आपका बेसिकली। ठीक है, अब 160 के अंदर उनके पास पावर है, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि अगर कोई भी इंसान है जो उनको लगता है कि क्या पता इस इंसान ने ऑफेंस को कमिट होते हुए देखा और दिस पर्सन मे बी एन आई विटनेस,
ठीक है, और इसको कुछ, इसके पास कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द ऑफेंस, जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके रिगार्डिंग इस पर्सन के पास कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो उसको पुलिस स्टेशन में बुलाने की पावर रखते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 160। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर की जो पावर है दैट इज टू एग्जामिन द witnesses so summoned under सेक्शन 160। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज है उसमें ये चीज़ नहीं लिखा, उसमें लिखा था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, मैं बस समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा था, मतलब 159 और 160 और 161 में डिफरेंस क्या आ जाता है। यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर द टर्म अपीयर हैज़ बीन यूज्ड, अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस इंसान को ऑफेंस से रिलेटेड कोई ना कोई बात पता है, तो वो उसको बुला सकते हैं ताकि वो उससे पूछताछ कर सकें। ठीक है, अब यहां पर अपीयर और सपोज में जो डिफरेंस होता है दैट इज विथ रिगार्ड टू डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, यहां पर जो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होती है ये लोअर होती है, और यहां पर आपकी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी हायर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज ये एक एरिया था, ठीक है, यहां पर ए ने बी का मर्डर कमिट कर दिया। ठीक है, अब जिस एरिया में ए ने बी का मर्डर कमिट किया था उसके आसपास में कई सारे शॉप्स थे। ठीक है, कई सारे शॉप्स थे, सपोज 10 शॉप्स थे, 3, 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7, सपोज 7 शॉप्स थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो आपके ये 7 शॉप्स होते हैं, अब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ए ने जो बी का मर्डर किया है, ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने रजिस्टर की है इन द पुलिस स्टेशन। सपोज कोई बंदा था जिसने सुबह जब वो वॉक पे निकला तो उसने बी की लाश को पड़ा हुआ देखा रोड पे। अब वहाँ पर क्या हुआ, वो घबरा गया, वो तुरंत पुलिस ऑफिसर को कॉल किया, यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस ऑफिसर आए, उन्होंने रुक का कंडक्ट किया। देन आफ्टर दैट, मतलब जिस इंसान ने मतलब प्राइमा फेसाई पुलिस ऑफिसर को कॉल किया था उसको एक कहीं ना कहीं एक कंपीटेंट विटनेस मान के पुलिस स्टेशन ले गया और उससे एफआईआर को रजिस्टर करवाया। ऐसे समझ लीजिए, एक शॉर्ट में कहानी आपको बता रहा। ठीक है, तो सपोज ए ने बी का मर्डर किया था एक काफ़ी पॉपुलेटेड रीजन में, लेकिन रात के 2 बजे किया था। ठीक है, रात के 2 बजे मर्डर कमिट किया था। अब रात के 2 बजे कौन ही बाहर निकलता है। ठीक है, अब आप किसी पॉपुलेटेड, आई एम सो सॉरी, किसी डेवलप्ड एरिया में रहते हैं तो वहाँ की बात अलग है। दिल्ली वगैरह में तो रात के 2 बजे भी आपको लोग बाहर घूमते फिरते मिल जाएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, मतलब किसी एक ऐसे एरिया में किया था जहाँ पे रात के 2 बजे लोग जगने के बजाय सोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, कई सारे शॉप्स थे जहाँ पे मर्डर कमिट हुआ था, उसके आसपास में कई सारे शॉप्स थे। अब पुलिस ऑफिसर को क्या लगता है व्हाइल इज कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन कि मतलब हो सकता है इनमें से किसी शॉप ओनर ने मर्डर कमिट होते हुए देखा हो, क्या पता वो अपने शॉप पे सो गए हो रात में एंड उन्होंने कोई झलक देखी हो या फिर मर्डर कमिट होते हुए देखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को जो लग रहा है कि हो सकता है किसी इंसान ने मर्डर कमिट होते हुए देखा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, इन सारे के सारे शॉप ओनर्स की अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 160। ठीक है, इनकी अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकते हैं। अब इनको बुलाने के बाद पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे, इनका एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, इनसे पूछताछ करेंगे। ठीक है, अब पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर को क्या पता चलता है कि मैंने टोटल 7 लोगों को बुलाया था। ठीक है, पुलिस ऑफिसर ने 7 लोगों को बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 160 बुलाया था पूछताछ करने के लिए। बट होता क्या है कि 7 लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि इनमें से खाली 2 ऐसे लोग हैं, जिनको मतलब ऑफेंस के रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन पता है। ठीक है, तो यहां पर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 161 पुलिस ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन इसीलिए दिया गया है क्योंकि उनका एग्जामिनेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर then may come to the conclusion that this person is supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। उनके एग्जामिनेशन करने के बाद, उनके बयानों को लेने के बाद पुलिस ऑफिसर उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि इस इंसान को कोई बात पता है ऑफेंस से रिलेटेड, तो हम इसके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और जो 160 के अंदर
जितने लोगों को उन्होंने बुलाया था, विच अपीयर टू देम इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जिनके पास कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी ऑफेंस से रिलेटेड, उनको वो वापस भेज देंगे। और 161 के अंदर जो भी मतलब इंसान, जो भी विटनेसेस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होल्ड कर रहे होंगे, उनकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को वो रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, उनके स्टेटमेंट को वो लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। और यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को इसीलिए डिस्क्रिशन दिया गया है, क्योंकि हो सकता है जितने लोगों को वो 160 के अंदर समन कर रहे हैं उन सबको मतलब ऑफेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना पता हो। ठीक है, सो अब ऐसा थोड़ी है कि वो कुछ भी फालतू बयान बकते रहेंगे और वो सारी की सारी चीज़ें पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर लें। अगर वहाँ पे शैल लिखता तो उनको सारे के सारे बयानों को रिकॉर्ड करना पड़ता। बट मे लिखने का रीजनिंग यही था कि पुलिस ऑफिसर को डिस्क्रिशन देना बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, नहीं तो सारे के सारे फालतू बयानों को उनको रिड्यूस इनटू राइटिंग वाला सीन करना पड़ता। ठीक है, सो 161 तक आपको समझ में आ गया कहानी। फिर 161 के बाद हम लोग जाते हैं सेक्शन 162। यहाँ पर क्या था? स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। इसका मतलब यही था कि वाइल द पुलिस ऑफिसर इज कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, जितने भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये आप याद रखिएगा, मैंने आपको यहां पर भी समझाया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली 162 के अंदर अगर पुलिस ऑफिस 161 के अंदर पुलिस ऑफिसर ने किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, या फिर वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है, उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जिस इंसान के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया उस इंसान का सिग्नेचर नहीं लिया जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज सेक्शन 162 टॉक्स अबाउट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, statements not to be signed, use of statements in evidence। ठीक है, दिस वॉज सेक्शन 162। उसके बाद हमने क्या किया था? उसके बाद हमने किया था सेक्शन 164। ठीक है, फिर हमने किया था सेक्शन 164। 164 किस बारे में बात करता है आपको याद है? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी इंसान के स्टेटमेंट को या फिर कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये पर्पस क्या है सेक्शन 164 का? कि उन स्टेटमेंट्स और कन्फेशन की कुछ एविडेंशियरी वैल्यू हो। एंड अगेन जो कन्फेशंस और स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है बाय द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164, इट होल्ड्स ओनली अ कोरॉबरेटिव वैल्यू। मतलब कि ये कोरॉबरेटिव एविडेंस होते हैं, सपोर्ट करते हैं बाकी एविडेंसेस को। बेस्ड ऑन दिस कन्फेशन और स्टेटमेंट विच हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164, द एक्यूज्ड कैन नॉट बी कन्विक्टेड। ये आपको याद होगा 164 की डिस्कशन में बहुत हम लोग डिटेल में गए थे 164 की डिस्कशन में। एंड नाउ कम्स सेक्शन 167। ठीक है, कहानी की तरह हम लोग समझ रहे हैं। अब आता है सेक्शन 167। अब सेक्शन 167 किस चीज की बात करता है ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ना कुछ रेलिवेंट सेक्शंस को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर 5 के। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 56। मुझे पता है हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था, बट इसको एक बार दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आपको अगेन 167 समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना आए। ठीक है, सो सेक्शन 56, पर्सन्स अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। आपको याद है कि अरेस्ट हाउ मेड का सेक्शन कौन था? सेक्शन 46 था आपका। ठीक है, यहां पर क्या बताता है? यहां पे बताता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा। अगर ओरल इंटिमिडेशन पे जो एक्यूज्ड है वो चुपचाप पुलिस की कस्टडी में आ जाता है, सो देन इट्स फाइन, तब तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर ओरल इंटिमिडेशन पे वो बंदा कस्टडी में नहीं आता है तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि दे कैन एक्चुअली टच द बॉडी ऑफ द एक्यूज्ड एंड कन्फाइन हिम। आपको याद है ना, ये मैंने पढ़ाया था आपको सेक्शन 46 के अंदर। सो सेक्शन 56 क्या कहता है? इट सेज पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट
without warrant shall, without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a पुलिस स्टेशन. सो आपका सेक्शन 156 क्या कहता है? इट सेज कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है, दैट टू विदाउट वारंट, इट इज मैंडेटरी अपॉन द पुलिस ऑफिसर हु हैव अरेस्टेड द पर्सन विदाउट वारंट टू टेक विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सपोज द पर्सन हु हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर हैज बीन अरेस्टेड फॉर ए बेलेबल ऑफेंस. ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि वो उस इंसान को बताए कि तुम एक बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किए गए हो, तो अगर तुम सिक्योरिटी को डिपॉजिट कर देते हो तो हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारी लिबर्टी को तुमको दे देंगे. तो यहाँ पर ये क्या कहता है? पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो इट इज़ मैंडेटरी कि बिना किसी अनरीजनेबल डीले के, और साथ ही साथ बेल का जो चैप्टर है, बेल का चैप्टर कौन सा है सीआरपीसी के अंदर? आई एम सो सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ चैप्टर 33. ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखेंगे. ठीक है, हमेशा रोमन नंबर्स में लिखिएगा, मैं फिर से बता रहा आपको. ठीक है, हाँ, विदाउट अननेसेसरी डिले एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल, टेक और सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द केस और बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन. तो अभी हम लोग ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की तरफ नहीं जाते, 56 की तरफ. यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी क्या बनती है कि विदाउट अननेसेसरी डिले जो अरेस्टी है उसको जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास वो लेके जाए. ठीक है, वो उसको जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाए. फिर आते हैं सेक्शन 57 पे. इट सेज पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 hours. No police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period then under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court. हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अंदर अरेस्टी के पास ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है कि विद इन 24 hours ऑफ हिज अरेस्ट उसको मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर को या फिर बाय एनी अदर पर्सन हु हैज अरेस्टेड द एक्यूज्ड, ठीक है, विद इन 24 hours उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के पास आपको लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज मैंडेटरी. इट सेज नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट. बिना वारंट के अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court. इसका मतलब यहाँ पर क्या था कि पहले तो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अंदर हमने अरेस्टी को ये फंडामेंटल राइट दिया है कि विद इन 24 hours तुमको जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. ठीक है, एंड जो आपका सेक्शन 57 है ये कहता है कि इन अंडर नो सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी सिचुएशन में, रीजनेबल अनरीजनेबल हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस चीज से. यहां पे लिखा है, स्ट्रिक्टली लिखा है, इन अंडर नो सर्कमस्टेंस जो अरेस्टी है उसको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करके पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में नहीं रखेंगे, पुलिस कस्टडी में नहीं रखेंगे until they have received an until they have received an order from the magistrate that the person can be further detained in police custody. The person can be detained further in the police custody. मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है. देखिए, पहले तो 56 के अंदर पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी डाली गई है कि आपने अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है
तो अरेस्ट करने के बाद विदाउट एनी अननेसेसरी डिले आपको उस अरेस्टी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब 57 क्या कहता है? 56 भी मैंडेटरी है, 57 भी मैंडेटरी है। 57 क्या कहता है कि इन अंडर नो सर्कमस्टेंस, किसी भी सर्कमस्टेंस में, वेदर इट्स रीजनेबल और अनरीजनेबल, जो अरेस्टी है उसको आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के अंदर आपको उसके मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि मतलब कौन कौन से टाइम को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो जो आपका 24 घंटे वाला जो ये सीन है ना कि 24 घंटे में पेश करना है बिफोर द मजिस्ट्रेट, ये अरेस्टी का एक फंडामेंटल राइट भी है। इट इज हिज फंडामेंटल राइट, और इन नो सर्कमस्टेंस, इन नो सिचुएशन दिस राइट कैन बी वायलेटेड। अगर आपको याद हो तो हमने इसके रिगार्डिंग 2 केस लॉज भी डिस्कस किए थे। द फर्स्ट वन वॉज मनोज वर्सेस, गिव मी अ सेकेंड जी, सो द फर्स्ट केस वॉज मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इट वॉज 1999 सुप्रीम कोर्ट, it was 1999 Supreme Court, and the second case was Uday Mohan Lal Acharya versus State of Maharashtra। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, versus State of MP, it was 1999 Supreme Court, and the other case was Uday Mohan Lal Acharya versus State of Maharashtra। ठीक है, हमने ये 2 केस लॉस डिस्कस किए थे ना, और इन दोनों केस लॉस का रेलेवेंस क्या था, हमने इनको डिस्कस क्यों किया था? बिकॉज ये जो दोनों केस लॉस थे इसमें सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी कि अंडर नो सर्कमस्टेंस जो 24 घंटे का टाइम पीरियड है जो कि सैक्रोसैंक्ट है, उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द अरेस्टी टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था, मतलब जो मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि अगर जो अरेस्टी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, मतलब हो सकता है कि एक्यूज जो था वो मर्डर कमिट करने गया था बी का, ठीक है, उसने बी का मर्डर कर दिया, लेकिन जब उनके बीच में थोड़े झगड़े उगड़े हुए थे, जब ए ट्राई कर रहा था बी का मर्डर कमिट करने में, तो उसमें बी ने उसके पैर पे गोली मार दी। ठीक है, तो अब ए जो था उसको पुलिस ऑफिसर पहले हॉस्पिटल लेके गए कि हॉस्पिटल में बंदा मतलब बच जाए, मरे ना, ताकि उसका ट्रायल हो सके, फिर उसको प्रॉपरली कन्विक्ट करके उसको कस्टडी में रखा जा सके, इन द प्रिजन में उसको रखा जा सके। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर वो बंदा हॉस्पिटल में भर्ती भी है तो आप उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को उसके सामने आना पड़ेगा और उसकी डिटेंशन को फर्दर इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब तक मजिस्ट्रेट ये काम नहीं करेंगे तब तक अगर ये मजिस्ट्रेट ये काम नहीं करते हैं तो आफ्टर 24 आवर्स जो उसका अरेस्ट है इट विल बी डिक्लेयर टू बी इलीगल। ठीक है, और हमने एक चीज पढ़ा था कि आर्टिकल 142 के अंदर, ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि दे कैन डिक्लेयर एन इलीगल अरेस्ट टू बी लीगल। ठीक है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एंड दैट टू इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको मतलब जब भी उनके सामने कोई लीगल अरेस्ट का केस आता है उसको लीगल डिक्लेयर करते हैं, ऐसा नहीं है 142 के अंदर। ये खाली एक्सेप्शनल सिचुएशंस में ही सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो किसी इलीगल अरेस्ट को लीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये आपका एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या हो सकता है? सपोज बंदे को अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया कि आसपास के किसी मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर पाना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस। तो वहाँ पर 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को डिटेन करके रख सकती है, बट दैट शुड बी अलाउड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 142। ठीक है, आपका 142 क्या है? बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पढ़ाऊंगा जब कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बहुत मज़ा आएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा, अगर आप यहाँ तक लेक्चर में आ रहे हैं, मतलब चल रहे हैं मेरे साथ में, सो मुझे ये बताइए इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट CRPC एंड BNSS में किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है?
ठीक है, दोनों सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों के सेक्शंस मुझे बताइए कि किस सेक्शन के अंदर इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट डिफाइंड है। एंड अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो साथ में आप जितने भी हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स हैं, जो 3 इनहेरेंट पावर्स उनके पास अवेलेबल हैं, उनको भी आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, सो हाँ, तो 56 के अंदर पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये ड्यूटी डाला जा रहा है कि विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल, आपको जो अरेस्टी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। 57 क्या कहता है कि विद इन 24 आवर्स आपको पेश करना पड़ेगा। पहले तो 56 के अंदर आपके ऊपर ड्यूटी डाली गई है, 57 के अंदर आपको टाइम पीरियड बता दिया गया है कि कितने टाइम में आपको पेश करना है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब उसके बाद एक चीज और आती है आपकी 59 क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। ये जो आपका स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, ये आपको 167 में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली 59 मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आफ्टर द अरेस्ट हैज़ बीन मेड, ठीक है, द अरेस्टी कैन बी डिस्चार्ज्ड, द अरेस्टी कैन बी डिस्चार्ज्ड ओनली अंडर सेक्शन 59, अंडर सेक्शन, गिव मी अ सेकेंड, इट्स नॉट वर्किंग लाइक दिस। ओके, मैं आपको सेक्शन बता दे रहा, ठीक है, ओनली अंडर सेक्शन 59 एंड अंडर सेक्शन 169। सेक्शन 59 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास डिस्चार्ज करने की पावर है, और सेक्शन 169 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ उसके बाद 2 कंक्लूजन पे आ सकते हैं। दे कैन ईदर सबमिट द चार्जशीट और दे कैन ईदर सबमिट द क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, ये आपका हो गया सेक्शन 59 एंड सेक्शन 169। ठीक है, इन दोनों सेक्शंस के अंदर ही जो आपका अरेस्टी है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो आपका सेक्शन 169 क्या होता है मैं समझाता हूं। सो बेसिकली होता क्या है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर सपोज पुलिस ऑफिसर को सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है, बेसिकली उनके पास इतने एविडेंसेस है ही नहीं कि उस इंसान के अगेंस्ट में ट्रायल को स्टार्ट किया जा सके, इंक्वायरी को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो डेफिशिएंट एविडेंस के ग्राउंड पे पुलिस ऑफिसर जो अरेस्टी है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहां पर जो होता है ना, पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर के किसी भी रिपोर्ट से बाध्य नहीं है, चाहे वो क्लोजर रिपोर्ट हो या फिर चार्जशीट हो, वो दोनों को ही रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर पुलिस ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेज दिया तो मैजिस्ट्रेट बोलेंगे अच्छा आपने कह दिया है मैटर को क्लोज कर दें, ठीक है हम मैटर को क्लोज कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्लोजर रिपोर्ट को पेरूज करने के बाद मैजिस्ट्रेट इस कंक्लूजन पे भी आ सकते हैं कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। आपको याद है ना सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट है उनके पास इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने का पावर है। ही कैन ऑर्डर दैट द पुलिस ऑफिसर शुड कंडक्ट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो भी गया है तो इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो उस क्लोजर रिपोर्ट से बाध्य हैं और उसको फॉलो करते हुए वो ये कह देंगे हाँ ठीक है हम यहाँ पे ट्रायल या इंक्वायरी को शुरू ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो 59 के अंदर पर्सन को डिस्चार्ज किया जा सकता है या फिर 169 के अंदर। यहाँ तक आपको क्लियर है? डेफिशिएंट एविडेंस, क्लोजर रिपोर्ट, ठीक है, और अगर सफिशिएंट एविडेंस होता है आपका, अगर आपका सफिशिएंट एविडेंस होता है तो सेक्शन 170 के अंदर चार्जशीट सबमिट की जाती है। यहां तक आपको क्लियर है? तो यहां तक हमने 167 की जर्नी को समझ लिया। कैसे समझा? अब देखिए यहां पर कहा गया ना कि 24 घंटे के अंदर, 57 के अंदर क्या कहा गया है, 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना पड़ेगा अरेस्टी को बिफोर द मैजिस्ट्रेट। 56 ये कहता है, 56 जो है, जो आपका सेक्शन 56 है, इट सेज कि पहले ना आप जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करो। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखिए यहां पे क्या लिखा है, सेंड द पर्सन अरेस्टेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द केस। 57 क्या कहता है, नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ ए
स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167। अब 56 क्या कहता है कि अगर आपने किसी इंसान को अरेस्ट किया है तो अरेस्ट करने के बाद कोशिश करिए कि आप जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट को ही अप्रोच करें। लेकिन बाय द लैंग्वेज ऑफ 57 एंड 167, जब अभी हम लोग पढ़ेंगे 167 को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के अलावा भी अगर आप चाहें तो किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं 167 को। अभी इस लेक्चर में हम लोग खाली 167 की लैंग्वेज को एक बार पेरूज करेंगे। ठीक है, हम लोग बस सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइजो से चालू करेंगे। ठीक है, सो इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। ठीक है, सो बेसिकली 167 कब आपका चालू होगा? ये तब चालू होगा जब 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड ना कर पाए। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। इसका मतलब यहां पर यह है कि आपने किसी इंसान को अरेस्ट किया, हमने आपको 24 घंटे का टाइम पीरियड दिया है कि 24 घंटे के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करिए और चार्जशीट सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अगर आपने चार्जशीट 24 घंटे में ही सबमिट कर दी, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इंक्वायरी और ट्रायल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सपोज 24 घंटे में पुलिस ऑफिसर इतने सक्षम नहीं है कि वो 24 घंटे में इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सके, तो फिर वो क्या करेंगे? वो और टाइम मांगेंगे कि जो अरेस्टी है उसको हम चाहते हैं कि और थोड़े टाइम तक डिटेन करके रखें। सो 24 घंटे से अगर ज़्यादा का डिटेंशन करना है तो फॉर दैट रीजन दे नीड एन ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट, अ परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कि इस इंसान को 24 घंटे से भी ज़्यादा देर के लिए आप चाहें तो डिटेन करके रख सकते हैं अगर हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं तो। ठीक है, ये समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, लोगों को अक्सर लगता है ये चीज़ कि मतलब इसको बहुत ही वो लोग लेमैन की तरह से पढ़ते हैं। लेमैन की तरह से कैसे पढ़ते हैं कि हाँ भाई अरेस्ट हुआ है, अब 24 घंटे में उस इंसान को पेश करो। नहीं, 24 घंटे में आपको पेश सिर्फ तभी करना है जब इन्वेस्टिगेशन आप 24 घंटे में कंप्लीट ना कर पाओ। अब आपने अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया, चार्जशीट सबमिट कर दी, तो फिर तो ट्रायल और इंक्वायरी चालू हो जाएगा। वहाँ पर आपको थोड़ी ना इंक्रीज करवाना पड़ेगा डिटेंशन के पीरियड को, वहाँ तो सही है। फिर आपने चार्जशीट सबमिट कर दिया तो फिर क्यों उस बंदे को छोड़ा जाए, या फिर यही समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अपने अंदर ये मिसकंसेप्शन मत पालिएगा कि अरेस्ट करने के 24 घंटे बाद उस बंदे को प्रेजेंट करना है, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। 24 घंटे के बाद आपको सिर्फ तभी प्रेजेंट करना है अगर कस्टडी को इंक्रीज करवाना है तो। और कस्टडी को इंक्रीज करवाने का रीजनिंग क्या है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाई। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा हो। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ मुझे पता है, बट स्टिल आई एम गिविंग माई बेस्ट ताकि आपको कंसेप्ट्स को समझने में काफ़ी आसानी हो। सो इट टॉक्स अबाउट प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। सबसेक्शन 1, वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक यूज हुआ है यहाँ पे, वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी। अरेस्ट और डिटेंशन में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अरेस्ट और डिटेंशन में डिफरेंस ये होता है कि द डिटेंशन फॉलोज अरेस्ट। ठीक है, कि जब आप अरेस्ट कर लेते हो तो उसके बाद डिटेंशन होता है। कोई इसमें बहुत वाइड डिफरेंस नहीं है, मतलब बस ये होता है कि जो अरेस्ट है वो पहले किया जाता है, फिर उसके बाद आप उसको डिटेन करते हो। तो यही इसका बेसिक डिफरेंस है कि द डिटेंशन फॉलोज अरेस्ट। ठीक है, ठीक है, द डिटेंशन फॉलोज अरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57। it says, यहाँ तक ये कह रहा है कि पहले तो हम सेक्शन 57 में जो 24 घंटे का इन्वेस्टिगेशन करने का आपको टाइम दिया गया है वो देखते हैं कि आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर आप 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पाए हैं देन यू विल कम अंडर सेक्शन 167 एंड इट इज टू बी नोटेड दैट once section 167 is invoked, then article 22 clause 2 and section 57 will have no application।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए जो आपका आर्टिकल 22 क्लॉज 2 है और जो आपका सेक्शन 57, ये दोनों एक ही बात करते हैं। ये कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर जो अरेस्टी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, अब जब आपने अरेस्टी को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया है तो फिर वहाँ पे सेक्शन 57 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 का रेलेवेंस क्या है, जो भी मतलब इसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड है उससे आपने कंप्लाई कर दिया ना, तो अब तो इसका कोई रेलेवेंस है ही नहीं, इनका तो खेल खत्म फिर यहाँ पे। अब आपका 167 जो है वो पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, सो इट सेज whenever any person is arrested and detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57 and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation, if he is not below the rank of sub inspector, shall, देखिए शैल मैंडेटरी, फोर्थविथ जितना जल्दी हो सके, ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी हियर इन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच मजिस्ट्रेट। अभी हम लोग एक काम करते हैं ना, सिर्फ सबसेक्शन 1 तक ही पढ़ते हैं, सबसेक्शन 2 से नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, इसकी पूरी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे, सबसेक्शन 2 से काफ़ी बड़ा सेक्शन है ना, इसलिए, क्योंकि अगर मैं अगर सबसेक्शन 2 में भी घुसा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, ओके, सो इट सेज वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी, जब भी किसी इंसान को अरेस्ट करके कस्टडी में डिटेन किया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, ये आप याद रखिएगा कि सेक्शन 57 के अंदर जो टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है कि 24 घंटे के लिए डिटेन कर सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम 24 घंटे के लिए अरेस्टी को पुलिस कस्टडी में डिटेन करके रख सकते हैं। अब सपोज आपने इन्वेस्टिगेशन जो है उसको 6 घंटे में ही कंक्लूड कर ली, जो इन्वेस्टिगेशन थी वो 6 घंटे में ही कंक्लूड हो गई। कैसे हो गई? सपोज एक बंदा है, उसने किसी का मर्डर किया, आई नो मैं सीधा मर्डर पे ही जाता हूँ, कोई छोटा ऑफेंस लेते हैं। सपोज कोई बंदा है, उसने कोई ग्रीवियस हर्ट कमिट किया, ठीक है। अब उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में गया, सॉरी अब उसको पकड़ा गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और वो बंदा बोल दिया हाँ ठीक है मैंने ही किया था ये ऑफेंस, कन्फेस करता अपने क्राइम को और कहता है मैंने जिस वेपन से ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था वो वेपन मैंने एक पेड़ के नीचे छुपा के रखा है। पुलिस ऑफिसर उसके बयान के बेसिस पे उस पेड़ के पास गए और वहाँ से उन्होंने उस वेपन को रिकवर कर लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया 6 घंटे के अंदर ही। तो अगर 6 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है तो ये नहीं है कि बाकी 18 घंटे आप उसके साथ वीडियो गेम्स खेलेंगे या फिर डांडिया खेलेंगे। 6 घंटे जो है, जो आपका 24 आवर्स का टाइम पीरियड है ना, ये एक रीजनेबल टाइम है। ठीक है, कि आपको 24 घंटे का हमने मैक्सिमम टाइम दिया है, लेकिन अगर आपने 6 घंटे में भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया तो तुरंत 6 घंटे के बाद आपको मजिस्ट्रेट के पास अरेस्टी को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा डिटेन कर रहे हैं उसको तो वहाँ पर जो उसकी पर्सनल लिबर्टी है जो कि सैक्रोसैंक्ट है उसको आप वॉयलेट कर रहे हैं। ठीक है, जो उसकी पर्सनल लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप वॉयलेट कर रहे हैं, जो हम अलाउ नहीं कर सकते। आपने 6 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया ना, तो आप हमारे पास आइए, आप चार्जशीट सबमिट करिए। ठीक है, और हम बताएंगे कि वो इंसान जो है जिसको आपने अरेस्ट किया है, जिसके अगेंस्ट में एक्यूजेशंस लगे हैं, ठीक है, वो जो एक्यूजेशन है वो वेल फाउंडेड है कि नहीं, वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा टाइम तक उसको कस्टडी मत रखिए उस, ठीक है, मतलब आई गेस आप लोग समझ गए होंगे। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर 6 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तो 6 घंटे में ही आपको एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 24 घंटे वेट करेंगे, अरे हमारे पास तो 24 घंटा है ही। ठीक है, जो बाकी 18 घंटे आप डांडिया खेले ना, उसके लिए मजिस्ट्रेट आपके साथ डांडिया खेलेंगे कि आपने 18 घंटे क्यों डांडिया खेला। ठीक है, सो ये भी ध्यान रखिएगा जब मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। इट सेज वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। मतलब क्या है कि पुलिस ऑफिसर ने 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की कोशिश की, अपीयर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है याद है ना आपको, अगेन सपोज और वो अपीयर वाला डिफरेंस जो मैंने आपको 160 और 161 के अंदर पढ़ाया था। अपीयर्स में क्या होता है, जो आपकी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होती है वो
लोअर होती है और सपोज के अंदर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इज हायर। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा बहुत भी लगता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हुए 24 घंटे बीतने के बाद, ठीक है, कि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है ये 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। एंड देयर आर ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड। मतलब जो एक्यूजेशन अरेस्टी के अगेंस्ट में लगाया गया है, जिसको डिटेन करके रखा गया है, ठीक है, वो वेल फाउंडेड है, उस इंफॉर्मेशन की एक सब्सटेंशियल वैल्यू है, वो इंफॉर्मेशन रीजनेबल है। तो वहां पर क्या होगा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, आपको याद होगा, ये देखिए सेक्शन 59 देखिए एक बार, ठीक है, आई एम सो सॉरी, 57 देखिए, 56 सॉरी, ठीक है। अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of the police station। मैंने कहा था इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, एंड देयर आर ग्राउंड्स for believing that the accusation or information is well founded, the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation। अब सपोज सेक्शन 56 में क्या कहता है कि अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, तो आप या तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए, ठीक है, विदाउट एनी अननेसेसरी डिले, या तो आप उसको ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास लेके जाइए। और फिर ऐसा नहीं है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास ये पावर है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा की कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, मेरे पास ले आए, मैं राजा हूँ, मैं अलाउ करता हूँ इस बंदे को 24 घंटे से भी ज़्यादा देर तक रखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पर वो जो बंदा है, जो आपका अरेस्टी है, ही कैन ईदर विद द पुलिस ऑफिसर हु इज कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन और ही इज विद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। इसको आप यहाँ अपने बैरक में मेंशन कर लीजिएगा बाय सेक्शन 56, ठीक है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। कहाँ की इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। कंप्लेंट प्रोसीडिंग की इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है। मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन मतलब चैप्टर 12 की इन्वेस्टिगेशन। इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, ही मस्ट नॉट बी समवन हु इज बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, SI, शैल फोर्थ विथ, जितना जल्दी हो सके। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका 24 घंटे का टाइम पीरियड है, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। मतलब कि अगर आपने 6 घंटे में भी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो 6 घंटे के अंदर फोर्थ विथ आप जो अरेस्टी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, ठीक है। शैल फोर्थ विथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी हियरइन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच मजिस्ट्रेट, ठीक है। जितना जल्दी हो सके आपने जितनी भी केस डायरी में एंट्रीज की हैं विथ रिगार्ड टू जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है वो, और साथ ही साथ जो आपका अरेस्टी है उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने भेजे फोर्थ विथ, ठीक है। तो आपका सब सेक्शन 1 एक बार लास्ट में कंक्लूड करता हूँ व्हाट इट्स ट्राइंग टू पुट कन्वे। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा कि जो इसके की पॉइंट्स हैं उनको मैं लिख के ले आऊँ, ठीक है, उसमें लिख दूँ ताकि आपको समझने में और आसान हो। सो इट सेज वेन एवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी, किसी भी इंसान को जिसको अरेस्ट किया गया है और उसको कस्टडी में डिटेन करके रखा गया है, एंड इट अपीयर्स दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स फिक्स बाय सेक्शन 57, और पुलिस ऑफिसर को ये चीज़ लगता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन को वो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो कि सेक्शन 57 के अंदर पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी डाला गया कि 24 घंटे के अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो यू विल हैव टू टेक द पर्सन बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन और द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन if he is not below the rank of sub inspector shall forthwith transmit to the nearest judicial magistrate। अब देखिए यहां पर यूज हुआ है नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। सेक्शन 56 क्या कहता है, सेक्शन 56 कहता है कि पहले आप जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच करने का प्रयास करिए। द पुलिस ऑफिसर शुड स्ट्राइव टू अप्रोच द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट,
ठीक है। बट अगर जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट इज नॉट अप्रोचेबल विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 24 आवर्स, तो आप क्या करेंगे, किसी भी नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं ताकि वो जो मैजिस्ट्रेट है वो उस पर्सन के डिटेंशन को इंक्रीज कर सके। अगर आप आर्टिकल 22 क्लॉज 2 को पढ़ेंगे तो वहां पर जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट का मेंशन नहीं है, ठीक है। वहां पर क्या मेंशन है कि आपको बस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है अरेस्टी को, ठीक है। वहां पर जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट का मेंशन नहीं है, बस मैजिस्ट्रेट का मेंशन है। इसका मतलब यह है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। वेदर द मैजिस्ट्रेट इज जुरिस्डिक्शनल और नॉट, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर आप बैरक से पढ़ रहे हैं तो बैरक में इसको मेंशन कर लीजिएगा नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मैजिस्ट्रेट इज जुरिस्डिक्शनल और नॉट, ठीक है। फोर्थ विथ ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी हियरइन आफ्टर प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू द केस। मतलब जो केस डायरी वो लोग मेंटेन करते हैं, केस डायरी का सेक्शन कौन सा है सीआरपीसी के अंदर, सेक्शन